वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर DSSB चैनल दैट इज एवन इंग्लिश 360 डिग्री। आज मैं साहिबा वेग फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो बेटा आपको पता है मैं एग्जाम की डेट पास आती जा रही है। 31 अगस्त को टीजीटी इंग्लिश का एग्जाम है और 4 अगस्त को पीजीटी इंग्लिश का डीओई का एग्जाम है। तो हमारी तैयारी जारी रहेगी। मैं आपके साथ खड़ी हूँ आपकी इस दौड़ में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस। तो मेरे साथ बने रहिए शुरू से एंड तक। क्वेश्चन नंबर 1, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज बोर्न इन विच ईयर? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन किस ईयर में बॉर्न हुए थे? सो ही वाज बोर्न इन ईयर 1809, बोर्न इन ईयर 1809 एंड उनकी डेथ कौन से ईयर में हुई थी? 1892 में। सो डाइड इन ईयर 1892. Moreover, these two dates which are given in the option are also important for us. जैसे कि 1833 is an important date. Why? Because इसमें इनका एक फेमस वर्क लिखा गया था, एक फेमस वर्क पब्लिश हुआ था जो था लोटस ईटर्स। और लोटस ईटर्स एक कोरल सॉन्ग था जो कि एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स ने इकट्ठे कोरस में गाया था। सो इट वाज अ कोरल सॉन्ग। ये कोरल सॉन्ग था। And 1850 is also remarked as an important day from the point of view of Alfred Lord Tennyson. Why? Because Alfred Lord Tennyson का 1855 में क्या मिला था, क्या बना थे वो? He became an poet. He became a poet laureate in 1850. So Alfred Lord Tennyson became poet laureate. Poet laureate बने थे वो 1850 में आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद वो बन गए थे पोएट लॉरियट। ठीक है। सो और कब तक रहे थे ये? 1850 में बने थे एंड पोएट लॉरियट रहे थे 1892 तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following poems includes a choral song? अभी मैंने इससे पहले ही आपको क्वेश्चन बताया था कि क्या कहते हैं कोरल सॉन्ग कौन सा था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का। तो अब आप आराम से आंसर लगा सकते हैं, बिना ऑप्शन देखे भी आपको पता है कौन सा कोरल सॉन्ग था। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, लोटस ईटर्स ही उनका एकमात्र कोरल सॉन्ग था बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। क्वेश्चन 3, द लोटस ईटर्स इज बेस्ड ऑन, जो लोटस ईटर्स था वो बेस्ड था किस पे? सो द लोटस ईटर्स वाज बेस्ड ऑन होमर्स ओडिसी। होमर की ओडिसी पे बेस्ड था ये। इट वाज बेस्ड ऑन होमर्स ओडिसी। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज बाय टेनिसन? इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो कि टेनिसन का है? तो इनमें से लाइंस दी हुई हैं काफी सारे वर्क्स की, तो उसमें से हमें बताना है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का कौन सा वर्क है। पहला, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन while the worst are full of passionate intensity. So this is the line of सेकेंड कमिंग्स। ये लाइन किसकी है? सेकेंड कमिंग की। दिस इज द लाइन ऑफ सेकेंड कमिंग्स। और सेकेंड कमिंग्स किसकी पोएम है? इट इज द पोएम बाय W.B. Yeats। ये W.B. Yeats की पोएम है। और W.B. Yeats फेमस थे किसके लिए? सेल्टिक रिनेसा के लिए। दिस इज अ पोएट हु इज फेमस फॉर सेल्टिक रिनेसा। Next question, and may there be no sadness of farewell when I embark. So, and may there be no sadness of farewell.
When I embark. These are the lines by Alfred Lord Tennyson. और इनका कौन सा वर्क है? क्रॉसिंग द बार. क्रॉसिंग द बार की लाइंस है ये बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो पोएट हैं, ये किस चीज के लिए फेमस हुए थे? फॉर विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज के लिए एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का नाम जाना जाता है. एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज फेमस फॉर विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई वॉज एवर अ फाइटर. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. आई वॉज एवर अ फाइटर. मैं हमेशा एक फाइटर रहा हूं. सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट. मतलब बेस्ट अपनी और आखिरी अपनी फाइट एक बार और करना चाहता हूं. सो दिस इज द फेमस पोएम प्रोस्पाइस. ये पोएम जरूर पढ़नी है बेटा आपको. प्रोस्पाइस की लाइन है ये. एंड प्रोस्पाइस इज द वर्क बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, अवर फेमस रॉबर्ट ब्राउनिंग. ये किसके लिए जाने जाते हैं? मैंने बहुत बार अपने लेक्चर्स में बताया. रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग. ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है रॉबर्ट ब्राउनिंग. क्वेश्चन डी. Oh sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her. But who passed without much the same smile? So, oh sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her. यानी कि जब भी मैं उसके पास से गुजरता हूँ तो वो बहुत अच्छे से मुझे स्माइल देती है. But who passed without much the same such smile? Same smile मतलब मैं जब भी मैं गुजरता हूँ उसके पास से तो वो सेम स्माइल देती है, मतलब अच्छी स्माइल देती है. बट और कोई भी उसके पास से गुजरता है एंड हु पास्ट, जो भी उसके पास से गुजरता है, शी गेव द सेम स्माइल. और वो सबको, और जो भी लोग उसके पास से गुजरते हैं उनको भी सेम ही हंस हंस के स्माइल देती है, जो मुझे बर्दाश्त नहीं है. लास्ट डचेस की. माई लास्ट डचेस. माई लास्ट डचेस मतलब मेरी आखिरी रानी, जिसको मैंने वहां टंगवा दिया. ठीक है, क्योंकि दिस इज द ऑल्सो द वर्क ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग. ये भी रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क है. सो आंसर क्या था? मे देयर बी नो सैडनेस, यानी टेनिसन का वर्क बताना था हमें. ऑप्शन बी. क्वेश्चन 5. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड Alfred Lord Tennyson win the Chancellor Gold Medal for verse? So Chancellor Gold Medal किसके लिए मिला था? Alfred Lord Tennyson को. Chancellor Gold Medal इन्होंने जीता था किसके लिए? टिम्बकटू के लिए. He won this medal for Timbuktu, and Timbuktu was his first solo collection of poems. जो इनकी पहली क्या थी? जो सोलो कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी उसमें छपी थी टिम्बकटू. published in his first solo collection of poems. Next question 6. Who among the poets succeeded Wordsworth as the poet laureate in 1850? किसने वर्ड्सवर्थ को सक्सीड किया था एज अ पोएट लॉरिएट इन 1850? सो 1850 के बाद पोएट लॉरिएटशिप पे कौन आया था? कोई बता सकता है?
इट वॉज 1850 से लेके 1892। बेटा आप सबको अब रट जाना चाहिए, मैंने इतनी बार बता दिया है, यू मस्ट हैव लर्न दिस कि 1850 से लेके टिल 1892 हमारे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं वो बने थे पोएट लॉरियट, और उन्होंने किसको सक्सीड किया था? वर्ड्सवर्थ को, यानी कि वर्ड्सवर्थ के बाद वो पोएट लॉरियट बन गए थे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये अच्छे से बेटा याद कर लो। और वर्ड्सवर्थ कब से कब तक रहे थे पोएट लॉरियट? वर्ड्सवर्थ रहे थे 1843 से लेके 1850 तक, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रहे थे ये। और ये बने थे रॉबर्ट साउदी के बाद वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरियट। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन 7, गेराल्ड मैनले हॉपकिंस। So Gerald Manley Hopkins described A.L. Tennyson pejoratively as a dash because of what Hopkins considered his uninspired poetry. So कौन है ये? जेराल्ड मैनले। इन्होंने डिस्क्राइब किया है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को, क्या डिस्क्राइब किया है? पेजोरेटिवली। इन्होंने बोला है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को, किसने? जेराल्ड ने, कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक परनासियन है। परनासियन मींस कि शायर टाइप, जो कोई प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं करते पोएट्री वगैरह का, जहां से जो भी है लेके, मतलब किसी भी पैटर्न में ही राइट्स। सो ही इज अ परनासियन, यानी कि शायर। Question 8. Which of the following poems by Alfred Lord Tennyson begins with the word I hate? Alfred Lord Tennyson कौन सी अपनी पोयम है जो कि बिगेन करते हैं किससे? I hate से। So I hate इनकी वर्क में, कौन से वर्क में आता है? मॉड। इनका वर्क है मॉड। And मॉड is what a? It is a monodrama। ये एक मोनोड्रामा है। And this mod is a favorite, mod जो है ये फेवरेट वर्क है किसका? इट इज अ फेवरेट वर्क ऑफ टेनिसन। या लिख देंगे दिस इज फेवरेट टू टेनिसन। ये फेवरेट था टेनिसन को, बहुत पसंद था मॉड एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टोरल एलिजी? कौन सी इनमें से पेस्टोरल एलिजी नहीं है? सो आर्नोल्ड्स थायरेसिस, शेलीज एडोनिस, मिल्टन्स लाइसिडस या टेनिसन्स इन मेमोरियम? कौन सी इनमें से इज नॉट अ पेस्टोरल एलिजी? इट इज बी, दैट इज टेनिसन्स इन मेमोरियम। जो है टेनिसन्स इन मेमोरियम, ये लिखी गई थी बाय टेनिसन ऑन द डेथ, किसकी डेथ पे लिखी थी इन मेमोरियम? ऑन द डेथ ऑफ अर्थर हेनरी हालम। अर्थर एच हालम। एंड ये जो पोयम थी इन मेमोरियम वो बहुत सूदिंग थी, किसको? क्वीन विक्टोरिया को। सो इट इज अ this poem is very soothing. This poem is very soothing to Queen Victoria. और इतनी सूदिंग उनको ये पोयम लगती थी कि उन्होंने इस पोयम को क्या कहा कि ये पोयम मेरे लिए नेक्स्ट टू बाइबल है, क्योंकि मुझे इतना सुकून देती है ये पोयम, क्वीन विक्टोरिया ने कहा। सो शी कॉल्ड इट
She called it next to Bible. Next to Bible. ऑप्शन डी, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। आप बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है मैथ्यू अर्नल्ड थायरेसिस। मैथ्यू अर्नल्ड ने थायरेसिस लिखी थी, जो कि एक एलिजी है। इट इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ, किसकी डेथ पे लिखी गई है ये एलिजी? अर्थर ह्यूचक्लिफ, ऑन द डेथ ऑफ अर्थर ह्यूचक्लिफ। नेक्स्ट, शैलीज एडोनिस। शैली की एडोनिस है, जो शैली ने किसकी मौत पे लिखी थी? जॉन कीट्स की। सो शैली रोट एडोनिस ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। मिल्टन लाइसिडस, मिल्टन की लाइसिडस जो है उसने एडवर्ड किंग, अपने मित्र एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखी थी। सो लाइसिडियस इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। ये सारी ही एलिजीज आपको याद रखनी है, ध्यान से पेपर में कोई भी पूछी जा सकती है कि थायरेसिस किसकी मौत पे लिखी गई है, तो अर्थर ह्यूचक्लिफ की मौत पे, एडोनिस जॉन कीट्स की मौत पे, लाइसिडियस इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, एंड टेनिसंस इन मेमोरियम इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ अर्थर हेनरी हालम। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लो बगल ब्लो, set the wild echoes flying. Blow bugle answer, echoes dying dying dying. Which of the following poets has written the following given lines above? So सबसे पहले बेटा इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, बी, ब्लो, बगल, बी, एंड नेक्स्ट लाइन में वी कैन सी द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट डी की रेपिटेशन हो रही है। तो जब कॉन्सोनेंट्स रिपीट होते हैं तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कहलाती है? इट इज एलिट्रेशन। कौन सी? एलिट्रेशन। बिकॉज एलिट्रेशन में क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है, और एलिट्रेशन में क्या है? ये कॉन्सोनेंट्स एलिट्रेशन। अच्छा, अब ये लाइंस ली किस वर्क से गई हैं? दीज लाइंस आर टेकन फ्रॉम द स्प्लेंडर falls on the castle walls. The splendor falls on the castle walls. ये एक वर्क है, किसका वर्क है? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वर्क है। एंड दिस पोयम, ये जो पोयम है, एंड दिस पोयम इज एन इग्नोर्ड क्राई. This poem is an ignored cry. Ignored cry किसके लिए? हेल्प के लिए, फॉर हेल्प। देखिए इसमें लिखा है ब्लो बगल आंसर इकोज डाइंग डाइंग डाइंग, यानी कि जो आवाजें, जो इकोज हैं, उनको आंसर नहीं किया जा रहा है, दे आर डाइंग डाइंग डाइंग। सो वो मर रही हैं, आवाजें कहीं ना कहीं डाई हो रही हैं। सो दिस इज हेल्प मांगी जा रही है, पर वो इग्नोर की जा रही है, यानी कि हेल्प के लिए आवाज दी जा रही है। सो दिस पोएम इज एन इग्नोर्ड क्राई फॉर द हेल्प। इग्नोर्ड क्राई है किसके लिए? हेल्प के लिए। दिस इज अ वर्क बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। क्वेश्चन 11, टीयर्स आइडल टीयर्स, आई नो व्हाट दे मीन, टीयर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ some divine despair rise in the heart and gather to the eyes. These lines are taken from which poem? बेटा ये लाइन जो है ये इंटेंशनली इमोशनल लाइंस है, बिकॉज जो ऑथर है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वो ऐसा दिखाना चाह रहा है कि जो प्रिंसेस है उसके साथ हम एम्पैथी करें। एम्पैथी क्यों करेंगे प्रिंसेस के साथ?
बिकॉज वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही है किस चीज को लेके कि मेरी एज जो है वो पास हो रही है और मेरा जो यूथ हो रहा है, मेरी जो जवानी है वो बीतती जा रही है। तो शी इज इन टीयर्स, वो क्राई कर रही है इस चीज को लेके कि आई एम लूजिंग माई फ्रेंड्स, माई बिलवेड वंस, मैं सबको लूज कर रही हूँ, मेरी एज ज्यादा हो रही है, मेरा यूथ जा रहा है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर बीइंग told in this poem, The Princess, and pointed towards the land. Which poem of Tennyson does start with the heroic line? ये heroic line है courage के ऊपर। ये line किस वर्क से है? This is the line from Lotus Eaters. ये इनके वर्क से है जिसका नाम है Lotus Eaters, and this is a work. ये वर्क क्या करता है? इसमें बताते हैं about the ये वर्क है होमर्स ओडिसी से लिया गया है, होमर्स की ओडिसी से लिया गया है, इन विच ओडिसियस मैन, जिसमें होमर्स की ओडिसी जिसमें ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम होता है ओडिसियस मैन, जो कि फेड करते हैं, मतलब जो जीते हैं, विच आर बीइंग फेड अपॉन, which are fed on lotus plants, जो लोटस प्लांट्स पे फेड किए जाते हैं, and they are mesmerized by the land on which they have stumbled. Question 13. The light began to twinkle from the rocks, and the long day wanes. The slow moons climbs, and the deep mourns round with many voices. The above mentioned lines are taken from, ये lines है यूलिसिस की by Alfred Lord Tennyson, and ये जो example है, this work is an example of, Ulysses is an example of dramatic monologue. ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है और किसमें लिखा गया है? इन ब्लैंक वर्स. Question 14. Alfred Lord Tennyson belongs to which age? Alfred Lord Tennyson किस एज से बिलोंग करते हैं? So he belongs to the Victorian age. विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं और विक्टोरियन एज की टाइमलाइन है 1832 से लेके 1901 तक, एंड नेक्स्ट एज इसके बाद शुरू हो जाती है 1901 से लेके 2000, जो कि मॉडर्न एज है. दिस इज बीइंग सेड एज मॉडर्न एज. रोमांटिक एज कहाँ से कहाँ तक है? 1798 टू 1832. नियो क्लासिकल एज एंड मॉडर्न एज मैंने आपको बताई दी है 1901 टू 2000. Question number 15. But oh, for the touch of a vanished hand and the sound of a voice that is still. वो आवाज जो स्टिल हो गई है, यानी कि रुक गई है कहीं ना कहीं,
वो हाथ जो वेनिश्ड हो गया मेरी लाइफ से, ठीक है। टू whom डू द अबव एक्सप्रेशन, वेनिश्ड हैंड किसका था और वॉइस जो स्टिल हो गई है, जो रुक गई है, वो किसकी थी? whom does the vanished hand and the voice refers to? So it refers to the Arthur Henry Hallam. अर्थर हेनरी हालम को रेफर करता है, और रेफर कौन कर रहा है? टेनिसन। टेनिसन अपने कौन से वर्क में? इन मेमोरियम। इन मेमोरियम के अंदर किसकी बात करता है? अर्थर हेनरी हालम की बात करता है कि वो मेरे से दूर हो गए हैं, उनका हाथ वैनिश्ड हो गया है। और इसमें भी कौन सा वर्क है इन मेमोरियम में? ब्रेक ब्रेक ब्रेक। This work is written by A.L. Tennyson for the loss of his friend A.H. Hallam. जो उन्होंने लॉस किया था, उस लॉस के लिए उन्होंने ये लिखा था इन मेमोरियम, ठीक है, फॉर द ह्यूज लॉस। अब ये बाकी के भी देख लेते हैं वर्क्स। जॉन कीट्स की मौत पे क्या लिखा गया था? एडोनिस। Adonis is written on the death of John Keats by P.B. Shelley. एडवर्ड किंग की मौत पे लिखा गया था लिसिडस। एंड अर्थर ह्यूचक्लफ की मौत पे क्या लिखा गया था? थायरेसिस। by Matthew Arnold. So these are the elegies you have to remember. Next question. In Tennyson's poem Little, titled Ulysses, how does Ulysses feel about his homeland? जो टेनिसन की पोयम है यूलिसिस, उसमें जो यूलिसिस होता है वो फील करता है किसके बारे में? अपने होमलैंड, अपने घर के बारे में कैसा फील करता है? सो ए, ही इज कंटेंटेड टू इन रूलिंग हिज पीपल आफ्टर बीइंग अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो कंटेंट फील करता है इन रूलिंग his people. B, he does not like manner in which his son Telemachus has ruled the land. क्या उसको वो पसंद नहीं आ रहा था जिस तरह उसके बेटा लैंड को रूल कर रहा था? C, he is thoroughly discontented and yearns to travel and explore again. Yes, वो बहुत ज्यादा discontented और unhappy फील कर रहा था. He was feeling unhappy being in home, ठीक है, being at home. So he was feeling very unhappy being at home because he wants to, पूरी उम्र उसने क्या किया? ट्रैवलिंग की है, पूरी उम्र उसने एक्सप्लोर किया चीजें। तो अब वो जब रिटायर होने के बाद घर पे बैठा है तो अपनी बूढ़ी वाइफ के साथ बैठा है, तो ही इज नॉट फीलिंग कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तो उसको उस लेवल पे अच्छा फील नहीं हो रहा। So he wants to travel. He is not feeling happy. So answer is C option. Question 17. Which among the following does not appears in the poem chiefly lyrical? कौन सा ऐसा वर्क है जो अपीयर नहीं कर रहा इन द पोएम्स दैट आर चीफली लिरिकल? चीफली लिरिकल पोएम्स में कौन सी इसमें से पोएम नहीं आती है? सो द डाइंग स्वान is a lyrical poem. Marina is a lyrical poem. Nothing Will Die is a lyrical poem. Maud is not a lyrical poem. It is a dramatic monodrama. Dramatic monodrama है इस poem में. Okay. Question number 18. Tennyson Ulysses was published in which year? Tennyson की Ulysses किस year में published हुई है? So his Tennyson's Ulysses was published in 1842 and यूलिसिस कौन था? ही वॉज द किंग ऑफ, वो एक किंग था इथेका का. सो यूलिसिस वॉज द किंग ऑफ इथेका.
राजा था इथेका का, एंड इथेका का राजा होने के साथ साथ ही वॉन्ट्स टू लिव हिज लाइफ टू द फुलेस्ट। वो अपनी लाइफ को फुलेस्ट तक जीना चाहता था, कि अंत में भी वो घर बैठ के अपनी वाइफ के साथ बोर नहीं होना चाहता था, बिकॉज शी वॉज नॉट सो एंथुजियास्टिक एंड शी डज नॉट लाइक सो मच ऑफ ट्रेवलिंग। सो ही वॉन्ट्स कि मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह जीऊं, और जैसे मैं शुरू से चीजें एक्सप्लोर करता आया हूँ, ट्रेवल करता आया हूँ, वैसे ही मैं करता रहूं मरते दम तक। सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जिसपे हमें गौर करना है। एग्जाम में ये सारी इनमें से कोई भी पूछी जा सकती है, बिकॉज ये पोएम पूरी ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी लाइन्स इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। पहली लाइन है, इट लिटल प्रॉफिट्स to be an idle king. Next line. I can't rest from travel. Next, I don't like. Next, I drink life. To द लीज। मैं अपनी जिंदगी को फुलेस्ट जीना चाहता हूँ, टू द लीज। देन लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, were all too little, and of one to me little remains. Next important line is, death closes all, but something remains, ere the end. Last line, to strive, to seek, to find, and not to yield. ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो इनमें से कोई भी एग्जाम में पूछी जा सकती है बेटा। एक बार रिपीट कर देती हूँ। इट लिटल प्रॉफिट्स टू बी एन आइडल किंग, यानी कि एक खाली किंग बैठने में, एक आलसी किंग होने में कोई प्रॉफिट नहीं है। आई कांट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, मैं ट्रेवल छोड़ नहीं सकता और मैं ट्रेवल से रेस्ट नहीं ले सकता। आई ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मैं जिंदगी को पूरी लीज तक जीता हूँ, पूरी एंड तक। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ बट all too little, and of one to me little remains। लाइफ पे लाइफ पाइल्ड हो रही है, बट फिर भी कुछ बाकी है मेरे लिए जीने के लिए। डेथ क्लोजेस ऑल बट समथिंग एयर द एंड, डेथ सब कुछ बंद कर देती है, सब दरवाजे बंद कर देती है, बट देयर इज समथिंग इन द एंड। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, मतलब कि वो एक फाइटर भी था। सो ही इज सेइंग टू स्ट्राइव, टू सीक एंड टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। Question 19. Who wrote the poem The Lady of Shalott? किसने ये पोएम लिखी है, The Lady of Shalott? So this is the poem written by A.L. Tennyson। A.L. Tennyson की पोएम है ये, The Lady of Shalott।
क्वेश्चन 20, हु कॉल्ड टेनिसन्स यूलिसिस अ परफेक्ट पोएम? टेनिसन का जो वर्क है यूलिसिस, उसे परफेक्ट पोएम किसने कहा था? सो टीएस इलियट कॉल्ड, टीएस इलियट वो व्यक्ति थे जिन्होंने यूलिसिस को पढ़ के कहा कि इट इज अ वेरी परफेक्ट पोएम. एंड यूलिसिस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग in blank verse, written in blank verse, written in blank verse in 1832, sorry, in 1833. It was written in 1833 and written तो 33 में हुई थी and published in 1843, published in 1842, 1842 में published हुई थी. Question 21. This is better to have loved and lost than never to have loved at all. So it is better to have loved and lost. मतलब कि ये better होता है कि it is better to have loved, प्यार करना better है, and then lost, उसको फिर खो देना, and then never to have loved at all, उसके बाद फिर कभी भी प्यार ना करना. So this appears in Tennyson's which work? In A. The Princess, B. Marina, C. In Memoriam, and D. The Window. It is C. The Memoriam, which is an elegy. Question 22. I am a part of that I have met, yet all experience is an arc where through gleams that untraveled world whose margin fades forever and forever when I move. These lines are from, ये lines कहाँ से है? I am part of that I have met. Yet all experiences is an arc where through the gleams that untraveled world whose margin fades forever and forever I move. So this is from Ulysses because travel की जो बातें हैं वो ज्यादातर किस में है? Ulysses में. Question 23. It may be that the girls will wash us down. It may be we shall touch the happy isles and see the great Achilles whom we knew. What does Tennyson in the above lines achieve? So Tennyson above lines में क्या achieve कर रहा है? A. Unlike Homer, Tennyson makes his speaker assume that he shall meet Achilles in Troy. Unlike Homer, Tennyson is making the quest of Ulysses for new lands mythical as Elysium. Unlike Homer, Tennyson's hero is left unsatisfied and incomplete. None of the above. So it is unlike Homer. Homer की तरह नहीं. Unlike Homer, Tennyson is making the quest of Ulysses for new land mythical as Elysium. So he is making the quest of Ulysses for new lands mythical as Elysium. It is option number B. Question 24. Which of the following poems was completed by Tennyson in 17th years? So कौन सी ऐसी पोएम थी जो कंप्लीट की थी टेनिसन ने 17 सालों में? A. Lotus Eaters, B. In Memoriam, C. The Princess, and D. The Lady of Shalott. So it is In Memoriam, जो उन्होंने लिखी थी किसकी याद में? आर्थर हेनरी हालम की याद. Question 24. Which of the following references does not appear in Tennyson's Ulysses? Tennyson's की Ulysses में इनमें से कौन सी लाइन या कौन सा वर्ड का रेफरेंस नहीं आता है? A. Heights, B. Dempsey,
C old you and D happy isles. So टेनिसन की यूलिसिस में से इनमें से बताइए बेटा कौन सा वर्ड नहीं आता है. It is old you. Old you, this phrase does not comes in Ulysses. Ulysses में old you नहीं आता, बाकी ये तीनों words आते हैं. Question 26. Which of the following expressions does not appear in the introduction of Tennyson's In Memoriam? कौन सा expression जो है that does not appear in introduction of Tennyson's In Memoriam? कौन सा इसमें से expression है जो नहीं आता है? A. Let knowledge grow from more to more. B. Strong son of God, immortal love. C. Our wills are ours to make them thine. Thy roots are raft about the bones. So it is D. Thy roots raft about the bones. This is the phrase, this is the line जो कि appear नहीं होती in memoriam में. Question 27. Who among the following Victorian poets, कौन सा है following Victorian poets में से is the most sensitive to the conflict between the old and the new? So कौन सा Victorian poet है that is the most sensitive to the conflict between old and the new? जो old और new के conflict में है. It is A.L. Tennyson. Question 28. Music that gentle on the spirit lies, then tired eyelids upon tired eyes. The above lines occur in Tennyson's Music that gentle on the spirit lies, जो spirit को बहुत gentle लगता है ऐसा music. Then tired eyelids upon tired eyes. तो tired eyelids है, थकी हुई eyelids है upon the tired eyes. These are the lines from Crossing the Bar, In Memoriam, Lotus Eaters or none of the above. Tell me, these are the lines from, कोई बताएगा बेटा? So these are the lines from Lotus Eaters. ये Lotus Eaters की line है. These are the lines from beta Lotus Eaters. C option. 29. Tennyson's Ulysses is what? Tennyson का Ulysses क्या है? A. A poem expressing the need for going forward and braving the struggles of life. Right. एक पोयम है जिसमें वो यूलिसिस जो होता है वो चाहता है कि मैं अपनी लाइफ को एंड तक जीऊं और जितने भी बाकी लाइफ है उसमें भी ब्रेव रहूं और बाकी के स्ट्रगल्स को भी फेस करूं लाइफ के. इट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. बिल्कुल सही. फर्स्ट टू ऑप्शंस हमें सामने सामने दिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है. So we will go with option D, that is 1 and 2. It is a dramatic monologue. Ulysses एक dramatic monologue है. 30. Which of the following Tennyson's poem is a dramatic monologue? अगर यहाँ पे यूलिसिस होता तो हम यूलिसिस को टिक लगाते क्योंकि यूलिसिस भी हम पता है ड्रामेटिक मोनोलॉग है, बट इसमें ऑप्शन में है नहीं. सो पहला है इन मेमोरियम, सेकंड है क्रॉसिंग द बार, सी है टिथोनस एंड डी है नन ऑफ द अबव. सो इट इज टिथोनस. टिथोनस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और जो टिथोनस है उसके बारे में एक बात बता दूं कि इट इज रिटन इन, ये लिखा गया था इन 1833 एंड कंप्लीट कब हुआ था एंड कंप्लीटेड इन 1859 और it was published in 1860 में पब्लिश्ड हुआ था. किसमें पब्लिश्ड हुआ था? इन कॉर्नहिल मैगजीन. कॉर्नहिल मैगजीन के अंदर ये पब्लिश्ड हुआ था.
So this is all for today. You can join me on A1 English 360 degree.